हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 42 कवर करेंगे, जो कि हमारी यूपीपीसीएस एंड आरओ की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, ठीक है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें हमारे 41 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 42 आज हम टेस्ट कंप्लीट कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन है, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। यहाँ एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो देखिए ये जो लोथल है यह माही नदी के किनारे नहीं था, जबकि यह साबरमती जो नदी है उसके किनारे उसकी एक सहायक नदी है, भोगवा करके उसका नाम है, ठीक है। तो उस नदी के किनारे था ये, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाता है और आंसर हमारा ए ही होना चाहिए। ओके, लोथल जो है वह साबरमती नदी की सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, न कि माही नदी के किनारे। ओके, नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? योर ऑप्शंस आर हरिशेड, रवि कीर्ति, कालिदास या फिर बाणभट्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। सो योर आंसर इज़ कालिदास, क्योंकि कालिदास का ही है अभिज्ञान शाकुंतलम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हर एक एग्ज़ाम में पूछते जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर लीजिए आप। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी के संबंध में यह नाटक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से फिर इसका सही उत्तर भी चयन करना है हमें। पहला है स्टेटमेंट, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पल्लवों और चालुक्यों को क्रमशः चोलों तथा राष्ट्रकूटों ने अंतिम रूप से समाप्त किया। योर ऑप्शंस आर एज ऑलवेज केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। करेक्ट स्टेटमेंट हमें इसमें बताना है। एक्चुअली दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं पल्लव और चालुक्यों के बारे में जो दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी should be answer of this question. yes, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। पल्लवों को चोल वंश ने परास्त कर उनके साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूटों ने परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? योर ऑप्शंस आर अबुल फजल ने, फैज़ी ने, हरिविजय सूरी ने या फिर बदायूनी ने। तो ये जो मदद की थी उनकी, वो की थी अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इसी सिद्धांत को जहांगीर एवं शाहजहां ने भी अपनाया था। नेक्स्ट है, कुछ स्टेटमेंट दी है, उन पर विचार करना है। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। एंड सेकंड है, अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता की जगह नकद वेतन देना तय किया। हमें बताना है सही कौन सा है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, ऊपर दिए गए दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी हमें कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है सत्य कौन सा है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, चीनी यात्री ह्वेनसांग उसके राज्य में 15 वर्षों तक रहा था। यानी कि चीनी यात्री जो है उसने 15 वर्षों तक राज किया था। बाणभट्ट, सॉरी ये मैंने गलत पढ़ी थोड़ा, हर्ष के संबंध में दे रखा है ये क्वेश्चन, और हर्ष के जो है यहाँ पर दे रखा है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के राज्य में 15 वर्षों तक रहा था। ये है स्टेटमेंट करेक्ट। बाणभट्ट उसका दरबारी कवि था। और नेक्स्ट है, उसको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। किसको? हर्ष को। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शंस है एक और दो, दोनों, केवल दो, एक और तीन, या फिर एक, दो, तीन, यानी कि तीनों ही सही है। देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग उसके साम्राज्य में 15 वर्षों तक रहा था, बिल्कुल सही है। बाणभट्ट उसका दरबारी कवि था, ये भी सही है। और उसको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता था, ये भी सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट है, ओहो आंसर दिख गया।
गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्रा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? योर ऑप्शंस आर टका, निष्क, दीनार या फिर शतमान। तो आंसर तो दिख ही गया है, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं है यहाँ पे कुछ भी, पर भी दीनार था। ठीक है। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मुझे लग रहा है। ठीक है, याद रखना इसको, इंटरेस्टिंग भी है। जो उनके अभिलेखों में दीनार कही गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? योर ऑप्शंस आर अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, विज्ञानेश्वर या फिर नक्शबी। ओके, सो जो खिताब दिया गया था वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का खिताब था। ठीक है, एक सेकेंड, फारसी लेखक को तो अमीर खुसरो को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में पटियाली में हुआ था। यह एक कुशल संगीतज्ञ थे और निज़ामुद्दीन औलिया की सभा में भाग लेते थे। इन्हें नायक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीन काल में गृहपति कहा गया था? योर ऑप्शंस आर महालेखाकार, कबीले का प्रधान, धनी किसान या फिर कर अधिकारी। ओके, सो गृहपति कहा जाता था धनी किसानों को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। गृहपति एक पाली शब्द है जो कि धनी किसान के लिए यूज़ किया जाता था, एंड ये जो लोग होते हैं वैश्यों की श्रेणी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है, सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू, एक सेकेंड, ये ऊपर है इसका पूरा स्टेटमेंट, हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। हमें बताना है कौन सा सही है, केवल एक और तीन, दो और तीन या फिर एक, दो और तीन। गांधी जी से संबंधित ये क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ा देती हूँ। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है यहाँ पर। देखिए, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं क्योंकि वो 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ही था। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए, 1, 2, 3 जी बिल्कुल। ओके, तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 1857 रिवॉल्ट से संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। 1857 रिवॉल्ट के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? ओके, सो कुछ यहाँ पर सीक्वेंसेस दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे क्रम हैं तो मैं इनको नहीं पढ़ूंगी। यू नो वेरी वेल, मैं कभी सीक्वेंसेस को नहीं पढ़ती हूँ। आई विल टेल यू द आंसर। ओके, सो जो करेक्ट यहाँ पर सीक्वेंस है वह है मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ एंड झांसी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह के दमन का सही क्रम है मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी। यहीं से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? योर ऑप्शंस आर 1915, 1860, 1857 और 1917। ओके, सो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1857 में ही की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? योर ऑप्शंस आर पणजी, मछलीपत्तनम, मद्रास एंड सूरत। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। ओके, सो योर आंसर इज सूरत। ओके, भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र पूछा गया है तो वह आपका सूरत आंसर है। ठीक है, भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र पश्चिमी तट पर स्थित सूरत शहर था। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है? ऑप्शंस हैं डोमिंगो पेस, निकोल कोंटी, अब्दुल रज़ाक या फिर अफानासी निकितिन। ठीक है, तो जो विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है यह
किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा था, हमें ये बताना है यहाँ पर। तो वो डोमिंगो पेस ने लिखा था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट है 1937 के प्रांतीय चुनावों में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। ऑप्शन है असम, बम्बई, पंजाब और बंगाल। ठीक है। सो केवल एक और दो, एक दो तीन, तीन और चार, या फिर एक दो और चार। कहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, 1937 की बात हो रही है, ये आपको बताना है। तो देखिए केवल पंजाब और बंगाल में ही जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 1937 के प्रांतीय चुनावों में केवल बंगाल और पंजाब में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सके। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी ने एवं बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन है 1935, 1938, 1940 और 1942। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव जो था वो किस वर्ष पारित किया गया था। पॉलिटी में पढ़ा चुकी होंगी भाई, ये तो मैं आपको पता होना चाहिए 1940 में, और ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके मांग की थी कि स्वाधीनता के बाद देश के दो भाग कर दिए जाएं और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में क्या करेंगे, मारे जाएंगे मगर अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है। ऑप्शंस हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। किस आंदोलन के दौरान अच्छा गांधी जी ने ये कथन कहा था, बस ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ओके, तो ये जो सत्याग्रह के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान कहा था, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 8 अगस्त 1942 की रात, जिस दिन कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, गांधी जी ने भारतवासियों से कहा कि मैं आपको छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे अपने दिलों में संजो कर रख लें और हर एक सांस में इसका जाप करें। वह मंत्र है करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, फिर उसके बाद उसका रीज़न है। बताना है हमें कि वह सही है दोनों या फिर नहीं, या फिर उसका स्पष्टीकरण सही तरीके से किया गया है या नहीं। कथन है औपनिवेशिक काल में अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण आकर्षित हुए थे। देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों सही हैं, यानी कि कथन और कारण जो है सही है दोनों। अब हमें ये बताना है कि ये इसको सही तरीके से इसका रीज़न स्पष्टीकरण ये कर पा रहा है या नहीं। बिल्कुल कर पा रहा है। औपनिवेशिक काल में अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण आकर्षित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। यानी कि कथन सही है, कारण भी सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इकोनॉमी से लिया गया क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी का स्वामित्व या नियंत्रण था, क्योंकि ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण उसकी ओर आकर्षित हुए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया।
ओके, हमें बताना है सत्य कौन सा है। ऑप्शंस आपके हमेशा की तरह केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसने जाति प्रथा को बढ़ावा तो नहीं दिया था, जहाँ तक है उसको कमज़ोर ही किया था। ठीक है, तो इस वजह से ये तो आपका हो जाएगा पूरे तरीके से गलत पहला। दूसरी चीज़ पूछी, गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान का यूज़ किया, आत्मसम्मान आंदोलन का यूज़ किया था, ऐसा तो नहीं था। इस आंदोलन का प्रयोग क्यों किया गया था जरा देख लेते हैं। वैसे ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, मेरे को आंदोलन का यूज़ याद नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, क्योंकि उन्होंने हरिजन का जो कुछ चलाया था गांधी जी ने, वो ये नहीं था। आत्मसम्मान जो है आंदोलन, ये दक्षिण भारत में ब्राह्मणों द्वारा लाई गई निर्योग्यताओं का मुकाबला करने के लिए गैर ब्राह्मणों द्वारा 1920 के दशक में चलाया गया था। इस वजह से यह वह आंदोलन नहीं है। बात करें अगर राष्ट्रीय आंदोलन की, तो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को क्या किया था, कमज़ोर बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ना कि उसको बढ़ावा दिया था। इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट है आंसर इसका ऊपर आ गया, सॉरी। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी कब? 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1909 के पार्लियामेंटो सुधार द्वारा या फिर अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई। दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए। नेक्स्ट है, तारों और ग्रहों के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है इनमें से। तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों में नहीं होता है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। सही उत्तर का चयन करना है, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, या फिर एक, दो और तीन। ओके, होता कुछ ऐसा है। वैसे देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि तारों का अपना प्रकाश होता है, ये चीज़ सही है, जबकि ग्रहों के पास नहीं है। तारे टिमटिमाते हैं जब ग्रह ऐसा नहीं करते हैं, ये चीज़ भी बिल्कुल सही है। लेकिन ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, इसका उल्टा होता है, यानी कि तारों के सापेक्ष ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, केवल एक और दो दोनों सही हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति बदलती है, न कि ग्रहों के सापेक्ष तारों की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों पर कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर प्रश्न गलती से टाइप हो गया है, सॉरी। सो पहला है, पेयजल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि जो है कौन सी है? रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है। सेकंड है, गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा कार्य परियोजना की शुरुआत 1985 में की गई थी। बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, वो जो विधि है वह क्लोरीनीकरण है और इसके बाद 1985 में ही इसकी स्टार्टिंग की गई थी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से परितंत्र का हिस्सा है? सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजैव घटक, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न है कि कौन सा परितंत्र का हिस्सा है। बिल्कुल ये सभी परितंत्र का हिस्सा है, यानी कि आपका सभी पेड़ पौधे भी परितंत्र में आते हैं, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव भी आते हैं और अजैव घटक भी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा, धूप इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ओके, ऑप्शंस हैं सोडियम, मरकरी, पोटेशियम, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए निम्नलिखित में से धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? मरकरी है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके,
केमिस्ट्री से लिया है ये भी प्रश्न। मरकरी यानी कि पारा केवल ऐसी एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह एक अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होती हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चावल, कार्बोहाइड्रेट, मूंग, प्रोटीन, मूंगफली एंड वसा। हमें बताना कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, या फिर केवल 3, या फिर 1, 2 और 3। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन से पेयर इसमें से करेक्ट है, या फिर एक भी करेक्ट नहीं है, या फिर सारी करेक्ट है। ओके, तीनों ही ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल सही हैं। एग्रीकल्चर से लिया गया क्वेश्चन है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर एंड तथा मसूर से प्रोटीन प्राप्त होता है। तेल वाले बीजों जैसे कि आपके नाम दे रखे हैं सोयाबीन एंड मूंगफली, तिल, सरसों तथा सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है। ओके, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये तीनों ही जो है बिल्कुल करेक्ट हैं। चावल से कार्बोहाइड्रेट, मूंग से प्रोटीन, मूंग क्योंकि दालों में आ रहा है प्रोटीन, और ये मूंगफली से वसा। ओके, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी को पीडीएफ की नीड है, वैसे साइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर जाकर के जितने भी टेस्ट वहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि हमारी आरओ के लिए अलग से टेस्ट सीरीज़ चल रही है, पीसीएस के लिए अलग से टेस्ट सीरीज़ चल रही है। उसके अलावा एक नई टेस्ट सीरीज़ और स्टार्ट कर दी गई है जो कि वनडे एग्ज़ाम्स के लिए है। ठीक है, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आप वहाँ से टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, जिसमें आपके सारे ही जैसे कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एनडीए, रेलवे, एनटीपीसी, पैट, ये सारे ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। इनफैक्ट सीएचएसएल एंड बैंकिंग क्लर्क वगैरह, ये सारे एग्ज़ाम्स की उनके थ्रू आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो वो सारे टेस्ट आप लगा सकते हो। और कोर्स तो अलग से चल ही रहा है, जीएस के सारे नोट्स इसमें आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो आपको जिसमें और एडमिशन लेना है आप वहाँ जाके ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, होपफुली मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आपको बता दिए हैं। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का।